तो वील जस्ट डू द बेसिक, मतलब हम तो एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे. दिस इज जस्ट अ बेसिक एसएसबी प्रोसेस टू बी टोल्ड टू यू. हालांकि वील गेट इन टू डिटेल्स लेटर ऑन. अभी दिस इज जस्ट फॉर जेनरिक जो पहली बार एसएसबी के बारे में सुन रहा है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप एसएसबी जा रहे हैं, तो फर्स्ट डे जैसे आपकी रिपोर्टिंग हो गई, रिपोर्टिंग के अंदर आपका बेसिक डॉक्यूमेंट चेक वगैरह उन्होंने कर लिया. ओके, अब रिपोर्टिंग के बाद फॉर एग्जांपल हम डे 0 को आपकी रिपोर्टिंग रख लेते हैं, और डे 1 जैसे आका रिपोर्टिंग के बाद आपका नेक्स्ट डे होगा स्क्रीन इन. ठीक है, तो स्क्रीन इन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये मैथ्स और रीजनिंग वगैरह का इंग्लिश का टेस्ट देंगे, सिमिलर टू दी एफकैट एग्जाम. ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ये. अगर आपने CDS, एफकैट, NDA क्लियर करा हुआ है तो इट्स नॉट टफ, इजी है ये आपका. ओके, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होगा आपका. हर SSB में ये वेरी करता है. कई बार 15-15 मिनट के 2 टेस्ट होंगे, कई बार 25-25 मिनट के 2 टेस्ट होंगे, कई बार 38 मिनट्स के होंगे. एवरी SSB इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका. ओके, इसके बेसिस के ऊपर इसको हम बोलेंगे आपका OIR. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ OIR? बिल्कुल, इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट. ठीक है, इसके बाद आपको एक बेसिक मार्क्स जो बोर्ड है वो देगा. जैसे ही आपका ये टेस्ट खत्म होगा उसके बाद आपका टेस्ट होगा PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट. जो इन शब्दों का मतलब है वही आपका टेस्ट है. पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सामने आपके पास धुंधली पिक्चर है, आपको ये पिक्चर ऐसे आप सारे जैसे बैठे हो, आपको बैठा दिया जाएगा, आपको एक पेज दे दिया जाएगा. पेज के अंदर ये पिक्चर आपको 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी, 30 सेकंड के लिए आपको ये पिक्चर दिखाई जाएगी. आफ्टर दिस 30 सेकंड आपने ये पिक्चर देख ली, आपको उसके बाद इसके ऊपर इसके एक्शंस लिखने पड़ेंगे और इसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी पड़ेगी. क्या एक्शंस होंगे, क्या स्टोरी होगी, दैट्स अ वेरी डिफरेंट, और वो फ्यूचर का लेक्चर है. अभी यू डोंट नीड टू गेट हमें क्या लिखना है, क्या करना है, वो बहुत आगे के लेक्चर्स हैं, प्रॉब्ली 9th और 10th डे. अभी मैं अब उसको बस आपको बता रहा हूँ. ठीक है, सिंपल. सो डोंट गेट कि अभी नहीं आ रहा है. तो PPDT स्टोरी राइटिंग एंड डिस्कशन. तो आपने पिक्चर देखी, पिक्चर देखने के बाद आपको 1 मिनट मिला जिसमें आप लिखोगे एक्शन. जैसे अगर खेती की पिक्चर आपने लिख दी, यहाँ खेती का कुछ हो रहा है, फिर उसके बाद वो उसके लिए आपको मिलेगा 1 मिनट. ओके, एंड 4 मिनट्स यू विल गेट टू राइट द स्टोरी. टोटल इस टेस्ट में कितना टाइम मिला आपको? 5.5 मिनट, 30 सेकेंड पिक्चर देखने के, 1 मिनट वो डिस्क्रिप्शन लिखने के, और 4 मिनट आपको इस तरीके से होगा. जैसे कि यहाँ पर आपको 2 फोटो के अंदर, फॉर एग्जाम्पल फोटो देखा आपने, यहाँ पर एक इंसान दिख रहा है और एक यहाँ पर एक इंसान दिख रहा है. तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? मेल 59 माइनस का. प्लीज डोंट राइट दिस. ओके, कुछ मत लिखो, ये आगे का लेक्चर्स है, मैं बस अभी बता रहा हूँ. मेल 59 माइनस, मेल से समझ में आ गया. एम का मतलब क्या है? मेल. 59 क्या है? एज. माइनस का मतलब है नेगेटिव मूड है. ठीक है, नेगेटिव मूड है उसका. मेल 22 प्लस, मेल 22 साल का, प्लस मतलब पॉजिटिव मूड. ओके, अब मान लिया जाए मैं डाल दूं 0, मतलब ये प्लस और माइनस की जगह 0, तो मतलब न्यूट्रल मूड है. ओके, अब 1 मिनट. ओके, अब इसमें आप देख रहे हो, इस वाले में सर्कल डाला हुआ है. ठीक है, ये 2 है ना, मेल 59 माइनस मेल 22 प्लस, और इस पे गोला डाला हुआ है. गोला डाले होने का रीजन है कि आपकी पिक्चर का हीरो ये है. हमें हीरो इस तरीके से चूज करना पड़ता है जो हमारी एज से रिजेंबल करे. अब मान लिया जाए आप 19 साल की हो जैसे तुम, बट तुम्हारी पिक्चर में वो बंदा 25 साल का दिख रहा है, तो तुमसे एज में सबसे पास वही है कंपेयर टू 55 साल, तो तुम उसको हीरो बना दोगे. मान लिया जाए बंदा है ही नहीं, सिर्फ M59 माइनस है, एक बुड्ढा ही है, देन योर हीरो वुड बी दैट बुड्ढा. बेकार में नया हीरो पैदा नहीं करना है हमको. ये डिस्कशंस हम बाद में करेंगे वंस वी लीड टू साइकोलॉजी में, जब PPDT में घुसेंगे. ओके, ये सबको समझ में आ गया. सेक्स, मेल, फीमेल, पर्सन, जेंडर नॉट क्लियर, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल. ओके, सो इफ यू डोंट इवन गेट, अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, बस अब समझ लो कि PPDT का टेस्ट होता है हमारा. ओके, ये टेस्ट आपका खत्म हुआ. ओके, अब जैसे ही आपका ये टेस्ट खत्म होगा, आपसे आपकी कॉपीज वापस ले ली जाएंगी. कॉपीज वापस लेने के बाद आप सबको 15-20 मिनट का गैप मिलेगा और आपको रूम से बाहर कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आप चाय, पकौड़े, नाश्ता कुछ भी आपको मिल सकता है. उसके बाद 12 से 15 लोगों को सेमी सर्कल में बिठाया जाएगा, मतलब एक चेयर ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेमी सर्कल में बिठाया जाएगा,
और जो स्टोरी आपने लिखी थी, अब वो चेस्ट नंबर जो भी होगा, चेस्ट नंबर 1 2, वो चेस्ट नंबर खड़ा होगा और अपनी कहानी को बोलना पड़ेगा दैट इन दिस पिक्चर आई हैव परसीव 2 कैरेक्टर्स ब्ला ब्ला ब्ला, ये उसका नाम है और कहानी में ये हो रहा है, ठीक है। ये उसको बोलने का मौका मिलेगा। पहला खत्म होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा पर, बट आपके पास वो पेज नहीं होगा देखने के लिए, मेंटली याद रखना होगा आपको। ये क्लियर हुआ? यू विल नॉट हैव दैट पेज। और ऑब्वियसली जो आप यहां पे खड़े होके कहानी बोलोगे और जो आपने पेज में लिखी है वो मिलनी चाहिए, इट कैन नॉट बी डिफरेंट ना। तो यानी कि मान लीजिए तो 10वें नंबर वाला बच्चा है, 10वें नंबर वाले बच्चे को वो 9 कहानियां सुनेगा, उसको ये भी ध्यान रखना है कि 9 कहानियां सुन के अपनी कहानी ना भूल जाए, ठीक है। मुझे कोई बता सकता है कि 10वां नंबर जो सबसे लास्ट में बोलेगा और जो कहानी सबसे पहले बोलेगा, इन दोनों को क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज है? फर्स्ट को क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है और 10th को क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज है? हाँ बताओ। व्हाट इज दिस डिसएडवांटेज? ठीक है, ओके, और वो उसने बोल दिया है, और हाँ हाँ, नहीं वो तो इम्प्रोवाइजेशन वाला पॉइंट सेम हो गया। और नहीं वो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। फर्स्ट वाले के साथ प्रॉब्लम ये है, एक तो इम्प्रोवाइजेशन सही है, फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा नर्वस होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ है। अगर वो अच्छा स्पीकर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट वाले को प्रॉब्लम यही होती है कि ही विल सेट द टेम्पो, और सबसे ज़्यादा अटेंशन स्पैन फर्स्ट वाले को ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट है वो। तो फर्स्ट वाला इज समथिंग, अगर आपने बहुत अच्छी तरह बोला इट विल गो इन योर फेवर। कई बार क्या होता है आप इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हो कि मुझे वहाँ प्रेजेंट करना है, इट गोज अगेंस्ट यू, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट वाली की एडवांटेज, बिल्कुल सही बोली कि अगर तुमने ख़त्म कर लिया अपनी, तो तुम दूसरों की जब कहानी सुनोगे तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओगे, ठीक है, तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओगे। और 10 कहानी जो है, मान लीजिए 10 जने हैं, 10 जनों में अगर 8 जनों ने खेती की कहानी बनाई है, एग्रीकल्चर, तो कॉमन कहानी भी वही बनने वाली है, ठीक है। तो 8 जनों की मेजॉरिटी हो जाएगी ना, ओके। तो ये है 10वें को क्या घाटा फायदा है, 10th को? हाँ देखो 10th को ये डिसएडवांटेज है, यही एडवांटेज है। 10th वाले के पास फायदा ये है कि वो दूसरे के पॉइंटर्स को सुनेगा एंड बाय द टाइम इट इज कमिंग टू हिम इज ऑलरेडी रियलाइज्ड क्या स्टोरी बनने वाली है। अगर वो अपनी स्टोरी के अंदर कुछ इंप्रोवाइज करना चाहता है, कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता है, तो वो ऐड कर सकता है, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि जब आप सबकी स्टोरी ध्यान से सुन रहे होते हो, आप अपने कैरेक्टर या फिर अपनी स्टोरी को ना भूल जाओ जो आपने लिखी थी, कैरेक्टर का नाम नहीं भूल गए, सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर जो आपने खेती की, मान लिया जाए आपने सीड्स की बात करी थी अपनी कहानी के अंदर, किसी ने पानी की बात करी थी कि इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जब तक आपकी कहानी पे बात आई आप सीड्स तो भूल गए, आप इरिगेशन सिस्टम की बात कर रहे हो। आपकी कहानी मान लीजिए बीज बनी थी, हमें अच्छे बीज देने चाहिए, ठीक है, अब तुमने अच्छे बीज के साथ बोल दिया कि अच्छा पानी भी आ जाए तो चलेगा, बट अगर तुम अपनी कहानी में बीज ही भूल गए तो किस्सा खत्म हो जाएगा ना आप सबका, क्लियर। तो वो वाला पॉइंटर होता है इसके अंदर कि आपको इसका ध्यान में रखना है कि जो आप कहानी जो 10th वाला है उसको अपनी कहानी याद रखनी है। 10th वाले को एक और चीज करनी होती है कि जब 8वां और 9वां स्पीकर बोल रहा होगा, ही शुड स्टॉप लिसनिंग, रादर ही शुड स्टार्ट रिमेंबरिंग हिज ओन स्टोरी, ठीक है। अगर 10 में से उसने 7 से 8 सुन लिए हैं तो उसको बेसिकली पता लग ही गया है, ठीक है, और जब वो अपनी स्टोरी में इमेजिन कर रहा होगा तब भी उसको बेसिक तो सुनाई दे ही रहा होगा, ठीक है। बट 8वें और 9वें से उसको, मतलब ये मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही बंद कर दे, बट अपनी स्टोरी पे 80% दिमाग लगाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि योर टर्न इज कमिंग। तो उसको ये पार्ट मैनेज करना है। फर्स्ट वाले को ये मैनेज करना है कि कॉन्फिडेंटली अपनी स्टोरी नरेट करनी है। 10th वाले को मैनेज ये करना है कि उसको 8 स्टोरीज तो सुननी ही सुननी है, और दूसरे के पॉइंटर्स अगर कुछ इंप्रोवाइजेशन होते हैं उसको ले सकता है, प्लस उसको ये भी ध्यान रखना है कि 8वीं 9वीं पे जब पहुंचे अपनी स्टोरी याद रहे। ये क्लियर हुआ?
एडवांटेज डिसएडवांटेज, अब ये पांचवें चौथे छठे पे तुम अपने हिसाब से सोच सकते हो। जब हम इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, तुम जो मैं बोल रहा हूँ ये तुम करते हो देखोगे हर दिन, तो यू विल गेट टू नो कि क्या क्या फायदे हैं। ओके, तो वंस से अगर आप पीपीडीटी वगैरह कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्राई टू सिट इन डिफरेंट एरियाज, कभी पहले में बैठ गए, कभी चौथे में बैठ गए, कभी लास्ट बैठ गए, ताकि तुम्हें मेंटली तुम अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे उसको। क्लियर? ओके, तो ये आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ठीक है, इस ग्रुप डिस्कशन के अंदर काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, आपको एसेसर्स को नहीं देखते आप। अब जैसे ये ग्रुप डिस्कशन चालू हुआ, जैसे नरेशन कंप्लीट हुआ, नरेशन के बाद ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 to 10 लोग थे, 10वां जना बैठ गया, जैसे ही 10वां जना बैठा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा कि आप 10 लोग इसको मिलकर क्या कॉमन कहानी बनाओगे। एक कॉमन हीरो हो जाएगा आपका, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं खेती होना चाहिए, पानी होना चाहिए वगैरह, मिलके आप एक कॉमन स्टोरी बनाने लगोगे। क्लियर? जैसे जैसे कॉमन स्टोरी में कोई पॉइंटर बोलेगा नहीं सरकार की स्कीम को इंक्लूड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, डिस्कशन करोगे, यू विल गिव योर पॉइंटर्स। वंस दिस डिस्कशन इज ओवर, वो बेल बजाएंगे आपके एसेसर्स एंड विल आस्क कि आप में से कौन कॉमन स्टोरी देगा। तो आप में से कोई ना कोई नॉमिनेट करेगा कि ये जो चेस्ट नंबर 20 है, इसने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, इसने सबको एसिमिलेट करा, इसको बोलते हैं बोलने के लिए। अब इस पीपीडीटी में एक इंपॉर्टेंट रोल नरेटर का भी आएगा, या फिर जो एसिमिलेट कर रहा है पॉइंट्स को। वंस वी हेड अहेड इन द लेक्चर्स आई विल टेल यू उसका मतलब क्या होता है। बेसिकली जब ये ग्रुप बात कर रहा होता है तो अलग अलग पॉइंटर्स आ रहे होते हैं। देयर शुड बी अ पर्सन जो पॉइंटर भी दे और सारे पॉइंटर को एसिमिलेट करके आगे चले। जैसे उसने बोला ओके चेस्ट नंबर 33 एंड 35 इज ऑलरेडी गिवन दीज पॉइंट्स, लेट्स एसिमिलेट एंड मूव अहेड। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ग्रुप वही बहस करता रहेगा इसी पॉइंट पे, नहीं तो 10 मिनट 4 मिनट सिर्फ एज पे ही निकल जाते हैं, लड़का है लड़की है क्या एज है। आपने एसिमुलेट करे पॉइंट्स, उसके बाद एक बच्चा खड़ा होगा जो कॉमन स्टोरी बताएगा, कॉमन सर्च स्टोरी बताएगा, असेसर्स को बता देगा ये मेरी कॉमन स्टोरी है। इस तरीके से जैसे आपका 10 जनों का या 14 जनों का ग्रुप खत्म हुआ, अगर उस दिन 200 लोग आए हैं, उन 200 का सबका ये कंप्लीट कर दिया जाएगा टास्क। जैसे ही 200 जनों का कंप्लीट होगा, आपको इसी तरीके से एक हॉल में बैठाया जाएगा और बताया जाएगा कि आप में से कौन स्क्रीन इन है, यानी कि जो अगले 4 दिनों के लिए यहाँ पे रहेगा, और कौन स्क्रीन आउट है। अगर आप स्क्रीन इन है तो आपको नए चेस्ट नंबर्स मिल जाएंगे, आपको स्क्रीन आउट है तो आपको हरी बस दिखा के टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। ठीक है, कई बार तो बस भी नहीं मिल रही है, ठीक है, बाहर गेट पे है, जाओ। ओके, सो एनीवेज ये तो हमने कर लिया, इंडिविजुअल नरेशन, ग्रुप डिस्कशन फॉर कॉमन स्टोरी एंड स्क्रीन इन रिजल्ट। ओके, जो बच्चे अब स्क्रीन इन हो गए हैं वो फिर पीआईक्यू फॉर्म भरते हैं। यही हुआ है, जो भी बच्चे एसएसबी गए हैं, देन यू कोई है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक है, यही हुआ आप सबके साथ। ठीक है, आप स्क्रीन इन हो गए, फिर आप पीआईक्यू फॉर्म भरते हैं। काफ़ी सारे लोग पीआईक्यू फॉर्म, अपना पीआईक्यू फॉर्म दूसरे के फॉर्म को भी देख के भर रहे होते हैं कि उसकी हॉबीज़ क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप दूसरे के हॉबीज़ और इंटरेस्ट और स्पोर्ट्स लिखेंगे, सोच रहे हो कि मैं इसको रट के बना लूंगा, यू विल बी कॉट, वेरी इजली यू विल बी कॉट। क्योंकि जिसने 5 साल वो स्पोर्ट्स खेला है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जनरली सिर्फ ये थोड़ी होंगे कि आपने विकीपीडिया से पढ़ के आ गए, चलो भैया बॉल का साइज क्या होता है, बैट का साइज होता है। उन्होंने एक्चुअल टूर्नामेंट का मैच पूछ लिया कि ये जो आपने लिखा हुआ है, क्वार्टर फाइनल का जब मैच हुआ था तो आपने कितने रन बनाए थे, क्या रन चेस कर रहे थे, कहाँ पर ये मैच खेल रहे थे, कौन सा बैट यूज कर रहे थे, कुछ भी पूछने लग जाएगा वो। आप झूठ बोल रहे हो, पकड़े जाओगे। तो इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स क्वेश्चन, यही नहीं है ना कि सिर्फ आपसे मैंने फॉर एग्जांपल आपने झूठ में लिख दिया कि मैं साइकिलिंग करता हूं, ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने पूछा आप गियर वाली साइकिल चलाते हो, आपने बोला हाँ, तो मैंने पूछ लिया अप स्लोप और डाउन स्लोप के अंदर गियर की कॉम्बिनेशन क्या होती है। ये सिर्फ उसी को पता है कि 5-2 होगी, 7-3 होगी, क्या होगी। ये तो साइकिलिंग करता है, साइकिलिंग की गियर की कॉम्बिनेशन चेंज हो जाती है, राइट, तो ये तो उसी को पता होगी। उसके बाद आपने बोला कि 3 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ, सुबह जाता हूँ, तो मैंने पूछा 3 किलोमीटर साइकिलिंग करने जाते हो, चाय कहाँ पीते हो बीच में बताओ, और कहाँ कहाँ जाते हो, बीच में कोई मंदिर आता है क्या। तो तुम कितना झूठ बोलोगे, तुम बोलते हाँ सर मंदिर आता है, किसका मंदिर है, कितनी बार गए हो। इतने लेवल पे झूठ आप प्रिपेयर करोगे, पकड़े जाओगे, और एक बार उन्हें पकड़ा जाना है, उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा एसएसबी के अंदर। ओके, सो एंटायर पॉइंट इज दैट पीआईक्यू में आप वही डालो जो आप हो। You don't need to lie in the PIQ form. जो आप हो, जो आपने स्पोर्ट्स खेले हैं। अगर आपने नहीं खेले then you can start pursuing sports और start pursuing your extra curricular। तो PIQ का फॉर्म भरवाया जाएगा आपसे, ठीक है। जैसे ही PIQ का फॉर्म भराया, नेक्स्ट डे से आपके, यानी कि सुबह आप, जैसे आज आप पहुंचे, आज आपकी रिपोर्टिंग हो गई, ठीक है। आर्मी एसएसबी की बात बता रहा हूं मैं, आज आप पहुंचे, आपकी रिपोर्टिंग हो गई, नेक्स्ट डे सुबह आपका
स्क्रीन इन हुआ, ठीक है, स्क्रीन के आपके रिजल्ट बता दिए, आप सेलेक्ट हो गए। अब उसके नेक्स्ट डे से आपका साइकोलॉजी का टेस्ट चालू हो जाएगा। ये है आर्मी एसएसबी। एएफएसबी में ऐसे नहीं करते हैं, एएफएसबी और भी नेक्स्ट लेवल पर है। एएफएसबी जैसे आज आपने रिपोर्टिंग करी या फिर कल सुबह आपकी साइकोलॉजी, कल सुबह आपकी स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग का दोपहर में रिजल्ट आ गया, उसके 2 घंटे बाद ही वो साइकोलॉजी का टेस्ट करवाएंगे, सेम डे। आप ऑलरेडी थके हुए हो, आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे बाद ही नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? द बेसिक प्रॉब्लम विद देम इज़ दैट वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं स्क्रीनिंग होकर कि वो भूल जाते हैं कि ये जो 2 घंटे हमें मिले हुए हैं, इसके अंदर अगर हमें आधे घंटे का भी रेस्ट मिले या 20 मिनट का भी मिले, ये हम लें, क्योंकि आपका दिमाग नहीं तो बहुत थके हुए दिमाग से काम करेगा। बट अगर आपको आपका केबिन अलॉट हो गया है या फिर आपकी डॉर्मेट्री अलॉट हो गई है, तो आप वहाँ जाकर आपको 15, 20, 25 मिनट का आराम मिले तो लें, ताकि आपका दिमाग थके नहीं। क्लियर? तो भैया एएफएसबी के अंदर वो शाम को स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और अगर आर्मी एसएसबी है, सॉरी साइकोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आर्मी एसएसबी है तो नेक्स्ट डे आर्मी एसएसबी आपको एक दिन सोने के लिए भी आराम से देगा दोपहर से। तो यू विल हैव टैट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, यू विल हैव वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यू हैव सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और यू विल हैव सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है मोर और लेस पीपीडीटी जैसा है, ठीक है, एटलीस्ट अगर हम उसको आउटसाइड से देखें तो काफ़ी मिलता ही है। इसमें क्या होगा, पीपीडीटी में आपको एक पिक्चर दिखाई गई थी, 30 सेकंड दिए गए थे और 1 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे वो डिब्बे में इंफॉर्मेशन भरने के लिए, गोले वोले बनाने के लिए। टैट में ये नहीं होगा, टैट में पिक्चर दिखाई जाएगी, 30 सेकंड देखने के लिए मिलेंगे और आप सीधा कहानी लिखोगे। यानी बेसिक डिफरेंस क्या होगा, ये नहीं होगा, आप सीधा यहां से स्टोरी लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें ये एक्स्ट्रा भरना होता है, टैट में ये नहीं करना होगा। टैट में आपको 12 पिक्चर्स दिखाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि टैट के अंदर एक पिक्चर के लिए कितना टाइम मिल रहा है, 4.5 मिनट, 30 सेकंड देखने के लिए और 4 मिनट लिखने के लिए। इसमें कितना मिलता था, 30 सेकंड पिक्चर के लिए, 1 मिनट ये भरने के लिए और 4 मिनट स्टोरी राइटिंग के लिए। ओके, तो ये 5.5 मिनट की थी और टैट कितनी होगी, 4.5 मिनट की। तो ऐसे 12 पिक्चर चलेंगी अलग अलग, और 12वीं पिक्चर जो है आपकी वो ब्लैंक आएगी। वो ब्लैंक पिक्चर क्यों है, उसकी क्या कंडीशंस है, क्यों ब्लैंक पिक्चर होती है, वो सब वंस वी गो इनटू टैट वील टॉक अबाउट इट। तो टैट इज अ स्टेज 2 टेस्टिंग। इन बोथ यू नीड टू राइट अ स्टोरी। पीपीडीटी हैज 1 पिक्चर बट टैट हैज सेट ऑफ 12 पिक्चर्स। 11 पिक्चर प्लस एक ब्लैंक पिक्चर होगी, वाइट स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई जाएगी। 30 सेकंड फॉर इमेज परसेप्शन, 4 मिनट्स टू राइट स्टोरी इन टैट। ये समझ में आया? 30 सेकंड आप इमेज को परसीव करिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ क्या होता है, वो ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस करी होती है, वो इमेज को देखते हैं और सोचते हैं हाँ ये तो करिए, सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। डोंट डू दिस। प्लीज़ 30 सेकंड के लिए उस पिक्चर को पूरा कंप्लीटली देखिए। मे बी आपने वो प्रैक्टिस करी हो, बट उसके अंदर कुछ माइन्यूट चीज़ें हैं जो उन्होंने चेंज कर दी और आप देख नहीं रहे हो। डोंट टेक द टेस्ट लाइटली देयर। 30 सेकेंड्स अगर आपको मिल रहे हैं तो 30 सेकेंड्स के अंदर उस पिक्चर को आप कंप्लीटली देखेंगे। इज दिस क्लियर? बिल्कुल देखेंगे। डोंट, अगर आपको दिखा नहीं मेरे को आइडिया आ भी गया, तब भी उस 30 सेकेंड्स को यूटिलाइज करिए। आपको 4 मिनट मिलेगा उसमें लिखना, पर 30 सेकेंड्स, क्योंकि कई बार क्या होगा, आपने 15 सेकेंड देखा और आइडिया स्ट्राइक हुआ, लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप आगे गए, बोला यार थोड़ा सा डाउट आ रहा है, देखूं ये है कि नहीं, इसमें गन तो नहीं थी। जैसे आपने देखा पिक्चर चेंज हो गई। अब दिमाग चलेगा गन थी कि गन नहीं थी, गन थी कि गन नहीं थी, चाबी थी कि गन थी, और फिर वो हैम्पर करेगा। एक स्टोरी खराब हुई, फिर वो दूसरी स्टोरी पर उसका रिपरकशन आएगा, यार ये बेकार लिख दी मैंने। इस थॉट को कैसे किल करना है कि मेरा पिछला टेस्ट खराब गया और अगले को अच्छा करना है, ये हम आगे बढ़ेंगे कि हाउ टू टैकल दीज काइंड ऑफ इमोशन, कि मेरा ये टेस्ट खराब चला गया है और मुझे अगला टेस्ट कैसे अच्छा करना है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। ओके, वैट के अंदर क्या होगा, आपको 60 वर्ड दिखाए जाएंगे, हर एक वर्ड 15 सेकेंड के लिए है। वैट इज नॉट अ सेंटेंस राइटिंग टेस्ट, ठीक है, ये तो SWT होता है इसका नाम। वैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। थोड़ी सी चीज़ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा इसके बारे में। वैट कार्ल जंग ने बनाया था, यार कार्ल अंग ने ये टेस्ट बनाया था ट्रॉमेटिक पेशेंट्स के लिए।
ठीक है, जैसे किसी को ट्रॉमा था, जैसे किसी के साथ मर्डर हुआ है, या फिर उसने कोई क्राइम होते हुए देखा है, या वो खुद किसी क्राइम का शिकार है, या उसने कुछ वॉर क्राइम्स देखे हुए हैं, या फिर ट्रॉमा हुआ है उसके साथ, उसने सुसाइड्स देखी है, मॉलेस्टेशन देखी है, रेप्स देखे हैं, वॉट एवर इट इज़, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब कार्ल जंग ये टेस्ट बना रहा था, वो तो उनको ये वर्ड्स दिखाया करता था, और वर्ड से वो लोग ट्रिगर होते थे, और ट्रिगर होने के बाद वो अपने इमोशंस की बात करते थे। तो दिस टेस्ट वॉज डिज़ाइंड टू कि आपसे नेगेटिव चीज़ें बाहर निकल कर आए। अगर टेस्ट में आपसे नेगेटिव चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं, देन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग यू, बिकॉज ऑलरेडी फौज में इतना ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस पड़ेगा। अगर इतनी नेगेटिव चीज़ें निकल कर आ रहे हो और आप इतनी नेगेटिव पर्सनालिटी हो, तो दे डोंट वांट टू टेक यू, दे आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव पीपल, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है नौकरी के अंदर, स्ट्रेस है, आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को देखना है, अपने सिपाहियों की प्रॉब्लम्स को देखना है। अगर आप खुद ही स्ट्रेस और नेगेटिव हो तो ज़रूरत नहीं है। तो वैट में तुमने कंटिन्यूसली सुनी है बात, पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव लिखो, इसलिए पॉजिटिव चाहिए। वैट एक ऐसा टेस्ट है जो आपने बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में होता है ये अभय देओल के साथ, वो वर्ड्स देता है ना, कुछ बोलो, कुछ कुछ होता के अंदर है, एवेंजर्स के अंदर है, विंटर सोल्जर के साथ करते हैं ये, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम से दिखाया गया है। तो जब कार्ल जंग ने टेस्ट बनाया, टेस्ट के बाद वो अलग अलग पेशेंट्स पे करा था, देन ही सेड कि ये टेस्ट जो है ये इनफ नहीं है, क्योंकि सिर्फ वर्ड्स के बेसिस पे किसी की पर्सनालिटी डिफाइन करना सही नहीं है, फिर उसने और टेस्ट रिकमेंड करे। उनमें से एक इंपॉर्टेंट टेस्ट जो उसने रिकमेंड करा, दैट वाज दैट वी नीड टू हैव इंटरव्यू विद दिस पर्सन ऑल्सो, हैंस यू ऑल्सो these days have an interview। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। मोस्ट ऑफ दी टेस्ट हैव बीन डिजाइंड बाय वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, मतलब यूरोप अमेरिका, उनके ही साइकोलॉजिस्ट के डिज़ाइन सिस्टम्स हैं। तो ये समझ में आया कि एक शब्द को देखकर आपके दिमाग में क्या भाव आ रहा है वो लिखना है आपको, भाव। ये नहीं कि वर्ड आया, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज स्ट्रेंथ, तो आप स्ट्रेंथ का मीनिंग लिखो, द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेंथ इज दिस। और एक बच्चा लिख रहा है, जब उसके दिमाग में स्ट्रेंथ आया, सो ही इज टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स पर्सन, और इज ही टॉकिंग अबाउट द आर्मी स्ट्रेंथ, और इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, इज ही टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज फादर इन द फैमिली इन होल्डिंग इट अप। देख रहे हो, अलग अलग भाव है ना। कोई फैमिली के बारे में सोच रहा है, ठीक है, कोई सोच रहा उसने इतनी तेजी से घूसा मारा वो मर गया, ये वो सोच रहा है कि मुक्के वाली स्ट्रेंथ। कोई कंट्री की स्ट्रेंथ के बारे में सोच रहा है, ये भाव चेक करना चाहते हैं, योर थॉट। एंड ऑब्वियसली अब तुम देख रहे हो ना, कंट्री का थॉट, ये थॉट, तुम सबको खुद पता लग रहा हो कि तुम खुद आइडिया लग रहा होगा कि ये वाला सेंटेंस, ये थॉट ज़्यादा अच्छा है। यही हम इसके अंदर वो देखना चाहते हैं। दिस इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्लियर? 15 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए। इसके अंदर शुरू के 15-20 वर्ड तो आप अच्छी सेंटेंस लिख लेते हो, वैट लिख लेते हो, उसके बाद तो टेस्ट जो आपसे चाहता है वो लिखवाता है। ओके इसमें एक मिथ ये है कि अगर आपने 50 के नीचे कम लिखे तो आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। ऑल दिस इज बकवास। 30 में भी मैंने रिकमेंड होते हुए देखे हैं, 25 में भी देखे हैं, 35 में भी देखे हैं। दिस इज ऑल नॉनसेंस कि अगर तुमने 50 से नीचे लिखे, ये सिर्फ कोचिंग अकेडमीज बोलती हैं आपको, कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू राइट क्वालिटेटिव। कितनी बार मेनी ऑफ माई कैंडिडेट्स हैव कम, सो आई जस्ट टेल यू, कॉन्फ्रेंस चल रही थी एक कैंडिडेट की, AFSB था, AFSB में द कैंडिडेट से पूछा कि अगर आप अपने किसी टेस्ट में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते तो क्या करोगे। आई थिंक इट वॉज विद प्राची के साथ था या नंदिनी के साथ था, एंड द कैंडिडेट सेड कि मैं अपने वैट और SRT ज़्यादा करना चाहूँगा। द बोर्ड प्रेजिडेंट सेड वी आर नॉट लुकिंग फॉर क्वान्टिटी, वी आर लुकिंग फॉर क्वालिटेटिव आंसर्स। आप 30 लिखो, 35 लिखो, 40 लिखो, बट हमें क्वालिटी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं तुम 5 ही लिख कर आए, 5 में क्या ही असेसमेंट हो पाएगी, राइट? 60 में से तुम 5 लिखोगे, क्या असेस कर सकते हैं? तुमने 30-35 लिखे तभी तो असेस कर पाएंगे। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ 55, 55, 58 लिखो। इफ यू कैन राइट दैट इज वेरी गुड, बट क्वालिटेटिव लिखना है। और जब तुम SRT और वैट क्वालिटेटिव लिखने लग जाओगे ना, तो तुम ये 35, 40, 45 के ब्रैकेट पे खत्म होने लग जाओगे। स्लोली स्टेडली इंप्रूवमेंट आएगी जब दिमाग चलेगा। ओके उसके बाद SRT होता है। SRT आपका क्या है? SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गिव रिएक्शंस टू ऑल 60 सिचुएशन इन 30 मिनट्स। 30 मिनट और 60 सिचुएशंस होती हैं आपके पास। वो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। आप ट्रेन के अंदर जा रहे थे, आपका वॉलेट चोरी हो गया,
अब आप क्या करोगे? आप एक रात को एक सड़क से गुजर रहे हो, आप क्या करोगे? कुछ नहीं, चले जाएंगे, दैट्स इट। बट मेंटली वहां पर क्या होता है? सड़क और रात यानी कि वो सुनसान है। यू नो व्हाई? बिकॉज दैट्स हाउ बॉलीवुड सोल्ड इट अस। आपका दिमाग खुद चलने लग जाता है, और हमारा दिमाग वायर्ड इस तरीके से कि वो नेगेटिव बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। जैसे मैं अभी आपको बोलूँगा कि आंखें बंद करो, चलो आंखें बंद करो आप सब लोग, ठीक है? एंड इन द नेक्स्ट 1 minute think about the 3 most negative things which happened in your life. Okay. Now, in the next exercise, you need to think, I'll give you some time, 5 best things, 5 good things which your parents have said about you, to you. उन्होंने 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी चीजें जो आपके बारे में बोली हैं. थिंक. प्लीज क्लोज योर आइज. आंखें बंद कर लो. हेलो हेलो. थैंक यू. कितने लोगों को ये लगा कि नेगेटिव 3 चीजें फटाक से स्ट्राइक हुई दिमाग में? दैट्स द वे ब्रेन इज वायर्ड. ठीक है. 5 अच्छी चीजें तो जो माँ बाप ने तुम्हारे बारे में बोली हैं, कितने लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं? ठीक है. बट जो तुम्हें 3 नेगेटिव थी, चलो 3 छोड़ो, एक कितनी जल्दी याद आई नेगेटिव चीजें? तुरंत आ रही थी ना? यस, बिकॉज द ब्रेन इज वायर्ड दिस वे कि हम चीजें नेगेटिव को याद रखते हैं. इसका रीजन ये है, जो नेगेटिव मेमोरी होती है ना, वो आपके, फॉर एग्जाम्पल चाहे डेथ है या एग्जाम खराब हुआ, वो क्या है, जिस दिन भी वो मेमोरी होती है ना, उस दिन आपके रूटीन को तोड़ देती है वो. ठीक है. वो रूटीन को तोड़ देती है आपके, और वो आपको एक सिस्टम को हिलाती है आपके. पॉजिटिव मेमोरीज की प्रॉब्लम ये होती है, पॉजिटिव मेमोरीज में आप बहुत बड़ी गोल रखते हो. मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो, मैं IIM में चला गया तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया और आपने अपनी मम्मी को बोला कि बहुत अच्छा खाना है ये, एंड शी लाइक्ड इट. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थॉट. इनको हम वैल्यू ही नहीं देते हैं. आप अपने मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने गए और वो दिन बहुत अच्छा गुजरा, वी डोंट गिव वैल्यू टू दैट, बिकॉज सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है, ये तो मिलना ही चाहिए. दैट्स द प्रॉब्लम. तो जो हमारी पॉजिटिव मेमोरीज हैं, पॉजिटिव वो इसलिए नहीं है कि हमारे साथ पॉजिटिव हुआ नहीं है, हमने पॉजिटिव को वैल्यू ही नहीं दी कभी. आप अपने पापा के साथ खेत में बैठे हुए हैं और अपने 15-20 मिनट हंसे उनके साथ किसी चीज़ पे, वेरी पॉजिटिव मेमोरी, दे वेरी स्ट्रॉन्ग. बट हम इनको वैल्यू नहीं देते. हम पॉजिटिव मेमोरी को उसी को वैल्यू देते हैं व्हेन वी आर सक्सेसफुल. नॉट एवरीथिंग विच यू आर सक्सेस, फॉर एग्जाम्पल जो आपको सक्सेसफुल मिल रहा है ज़रूरी नहीं वो पॉजिटिव ही होगा, हो सकता है,
बट पॉजिटिव मेमोरीज व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, फ्रेंड, जस्ट गो बैक टू योर स्कूल एंड कॉलेज डेज. आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन के अंदर बैठे थे, 20-25 मिनट 1-2 घंटा बैठ के सिर्फ हंसते रहे आप उस दिन बड़े खुश हो गए कि यार मस्ती करी, आज खुश थे. बट वो मेमोरी याद नहीं होगी, पर बिकॉज आपने सोचा ये तो होता ही है. बट उसी में से कोई एक फ्रेंड था जिसने आपको गाली दे दी, या फिर आपने उससे 2 महीना बात नहीं करी किसी बात को लेके, वो आपको कैटेगोरिकली याद है. आपके फ्रेंड ने आपको कुछ गिफ्ट दिया या किसी भी दिया, चाहे वो डिओड्रेंट ही दिया, ठीक है, या फिर आप वो डिओड्रेंट से आग लगा रहे थे, गुड एनी ठीक है, वो आग मार रहे थे, यू विल नॉट रिमेंबर दैट, यू डोंट टेंड टू रिजर्व पॉजिटिव. और इसीलिए नेगेटिव मेमोरीज, ठीक है, दैट्स व्हाट इट हैपेंस. अब पेरेंट्स कंटिन्यूसली बोल रहे हैं नालायक है, कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बट अगेन दे आर स्टिल ट्रस्टिंग ऑन यू दैट यू विल डू समथिंग गुड इवन आफ्टर सेइंग ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स. क्या बेकार है, बट आज ट्रस्ट तो कर ही रहे हैं, कुछ तो अच्छा कर ही लेगा, आज नहीं तो कल. और उनका बेसिक रीज़न ये है कि जो स्ट्रगल्स उन्होंने देखी वो आपको ना देखनी पड़े, ये बेसिक है. और जब आपसे वो जो उम्मीद लगाते हैं वो नहीं हो पा रही होती है, तो वो किलस रहे होते हैं कि क्यों नहीं समझ पा रहा है. तो कुछ पेरेंट्स शांत होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, जो भी उनका नेचर है, और उसी तरीके का गुस्सा आपके ऊपर आता है. तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो 20, 25, 30 साल में ज़िंदगी को देखा है, आप आज के लॉजिक से उसे चेंज नहीं कर पाएंगे. यू हैव गॉट अ बेटर एजुकेशन सिस्टम, यू हैव गॉट, कि आप लॉजिक की बात कर रहे हो, जिस तरीके से उन्होंने पुरुष और महिलाओं को देखा और जिस तरीके से आप देखते हो आज, बहुत चेंज हो गया है, ठीक है. बट दिस इज बिग पॉसिबल बिकॉज वो आपको लेकर आए, और दूसरी चीज दे आर ट्राइंग टू गिव अ बेटर एजुकेशन सिस्टम टू यू, ठीक है. जैसे ही येस्टरडे वाज टेलिंग दैट हिज फादर इज अ ऑटो ड्राइवर एंड ही वाज टेलिंग कि मैं धारावी के पास रहता हूँ, बट द फादर इज ट्राइंग दैट ही बिकम्स अ बेटर वर्जन, ही डज नॉट स्टेयर. तो उनकी स्ट्रगल से वो चाह रहा है कि ये ए लेवल पे पहुंच जाए. टुमारो इफ ही बिकम्स एन ऑफिसर ही विल वांट कि मेरा लड़का या लड़की और अच्छे लेवल पे जाए. यही हमारे पेरेंट्स चाह रहे हैं. तो आपको पॉजिटिव जाकर ढूंढना पड़ेगा, यही एसएसबी ढूंढेगा आपके अंदर, राइट. वैसे जैसे कल इसने वो कहानी सुनाई थी कि द टेररिस्ट अटैक हैपेंड, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी टू बी, आप इसे सेल कर सकते हो एसएसबी के अंदर. व्हाट डिड आई लर्न, हाउ डिड आई मैनेज. बट इन दिस एंटायर स्टोरी what Komal cannot do in the entire IU is that she cannot cry. Okay, thank you. ठीक है, she cannot cry, she has to be strong. She is strong, but ये उसको physically भी दिखाना है, mentally that I am, this is a great motivation for me, what I have learned and how I am growing. इसी तरीके से आपको भी ढूंढना पड़ेगा जो भी सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं. समझ में आ रहा है आपको, ठीक है. तो सिमिलरली जो SRT होते हैं, पूरे के पूरे एसएसबी में एक टेस्ट जो बिना पढ़े दिया जा सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं है, वो एसआरटी है. इसके लेक्चर ना भी लिए जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट मीन आई विल नॉट टेक, ठीक है. बट इसका पॉइंट ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको आपको मैं अभी भी दे दूंगा तो आप जवाब दे दोगे. बस आपको वो लिखना है जो आपके दिमाग में आता है. जैसे मैंने कल ड्राइविंग के बारे में पूछा था, वो हाँ ठीक है, और कि गाड़ी कैसे, इसने ऑलमोस्ट सही जवाब दे दिया था. फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी से शादी करना चाहते हो, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मान रहे, तुमने किताब से पढ़ा, आई विल गो एंड टॉक टू माई पेरेंट्स, पैसिफाई देम एंड गेट मैरिड. ट्राई. भाई 20 रुपए तो मिलते नहीं है पेरेंट्स से, शादी, इतनी उम्मीदें, लड्डू, बाराती, इतने लोग, तुम भी इमेजिन करो इस बात का, ठीक है. मैंने कल एक रील देखी थी जिसके अंदर ना वो ऐसे लड़का जा रहा है और ही इज टेलिंग पापा मैं घूमने जा रहा हूँ. उसके बाद पापा कहाँ जा रहे हो, क्या आधार कार्ड नंबर है, किसके साथ जा रहे हो, ही कीप्स ऑन आस्किंग, कीप्स ऑन. इट्स अ फनी रील. तो ऐसे हमारे पेरेंट्स पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, कितने बजे आएगा, फोन नंबर देके जा. लड़कियों के केस में 50 चीजें और ऐड हो जाती है, ठीक है. दे नीड टू प्लान इफ दे वॉन्ट टू लाई, ठीक है. ओके, बॉयज डोंट प्लान, दैट इज वाई दे आर कॉट, ठीक है. ठीक, क्योंकि बॉयज में एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है. जैसे शाम को 5-6 बजे चलो मैं जा रहा हूं, ऐसे नहीं बोलते हाँ मम्मी जा रहे हैं, ठीक है. तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम तुम जा रहे होते हो, यही चीज इवेंचुअली अरे ये तो नालायक जा रहा है, ठीक है. और फिर तुम नालायक को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये तो हो है ही हम,
ठीक है, उसके बाद जब कोई 2-3 लोग आए, उसके मम्मी बोलती है तो नालायक है, फिर तुम्हें बुरा लगता है। दूसरों के सामने मत बोलो, अकेले बोलो। तो ठीक है, वो आपने जनरेट करा, एक्सेप्ट करा अपना, आपने उस अपने तकिया कलाम में ऐड कर लिया नालायक को, तो डोंट डू दैट। बट एनीवेज एसआरटी बहुत नॉर्मल चीज़ है यार। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में जा रहे हो, आपका वॉलेट चोरी हो गया, यू विल टेक हेल्प फ्रॉम समवन। अगर पेटीएम मान लीजिए आयो ने बोले पेटीएम नहीं है, यू विल टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, ट्राई टू कॉल समवन, यही करोगे ना, यही आंसर है भाई, और कुछ नहीं है। इसके लिए किताब से थोड़ी रटना है। तुम्हें किसी लड़की से शादी करनी है, तुम पेरेंट्स को जाके ये बताओगे ना, कंपैटिबल है, हम दोनों नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों के इमोशंस मिलते हैं, वी हैव बीन अ रिलेशनशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुम जनरली चीजें करोगे, वही आंसर होता है इसका। पैसिफाई तो दूर की बात है, पहले पेरेंट्स को बताओगे भैया हम नौकरी कर रहे हैं, ये चीजें हम दोनों में कॉमन है, ये हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं यही इसका आंसर होगा। जो आप एक नॉर्मल जिंदगी में करोगे वही आंसर होता है। दैट्स इट। एसआरटीज आर वेरी वेरी इजी। इसको बेकार में कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। जो आपका पहला थॉट स्ट्राइक होगा, यस कुछ एसआरटी डिफिकल्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल है, आप ब्रिज के ऊपर खड़े हो, कोई नीचे डूब रहा है, उसमें लिखा है यू डोंट नो स्विमिंग, वो कूद के बचाओगे उसको? नहीं बचा भैया, लिखा है नहीं आते, मरोगे। वो तो मर ही रहे, खुद भी मर गए, क्या होगे? नीचे उतर के आओगे, लोगों से हेल्प लोगे, लाइफ गार्ड को बुलाओगे, यही करोगे ना। यू कैन नॉट बिकम ट्रिपल आर कि वो झंडे लेके जा रहे हो, राइट? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर तुम्हें नहीं आती तो तुम यही करोगे ना, वेरी सिंपल। तो जो आपकी सोल्यूशन है वही है ये। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। मे बी अदर टेस्ट आर, बट ये तो नहीं है। ओके और अगेन इसमें भी फिर मैं बार बार यही बोल रहा हूं, प्लीज डोंट थिंक मुझे 60 लिखने हैं। मतलब कैंडिडेट भी एक से एक होते हैं। 60 में से लिखे हैं 55, टैट लिखी है पूरी 12, ठीक है, और 60 वैट के अंदर मैंने लिख दिए हैं 58, एसडीटी पूरा लिख दिया है, फिर मार्क्स जोड़ते हैं, प्लस मार्क्स 30 40। ऐसे थोड़ी होता है। इट्स अ क्वालिटेटिव टेस्ट। 40 एसआरटी लिखने का मतलब 40 मार्क्स नहीं है। लिख क्या रहे हो वो भी होता है। ये क्लियर है ना सबको? जस्ट बिकॉज यू रिटन इट डज नॉट मीन इट इज राइट। ओके, आप क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा सवाल है कि आप एक मैच खेलने जा रहे हो और आपका जो साथी है वो जब आप वहां पहुंचे मिसिंग है। सब इसका आंसर लिख देते हैं, आई विल टेक अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर। भैया मिसिंग है तो क्या पता सुसु करने गए हो, ढूंढ लोगे ना उसे, यू विल फाइंड हिम, ही कैन बी एनीवेयर। दूसरा है कि फॉर एग्जाम्पल वो प्लेयर इंजर्ड है तो आप सब्स्टिट्यूट लोगे। अभी एसआरटी आसान है, बट अगर तुम लिख रहे हो मैं किसी से शादी करना चाहता हूं, उस एसआरटी का आंसर लंबा बनेगा, तो किसी का लंबा बनेगा, किसी का छोटा बनेगा। तो ऐसे ही आपके आंसर बनेंगे अगर आपकी साइकोलॉजी, और ये सारे जवाब आपको अपनी साइकोलॉजी से देने हैं। आपकी जजमेंट हो रही है, किताब की जजमेंट नहीं हो रही है। आप किताब से कॉपी पेस्ट करके आंसर लिखेंगे तो किताब का ऑथर रिकमेंड होगा, आप नहीं होगे। क्लियर? ओके।